एक लड़का जो बचपन में पोलियो का शिकार हो गया हो, जिसे चलने के लिए बैसाखियों का सहारा लेना पड़ता हो, क्या वो कभी अपने दम पर हजारों करोड़ों की कंपनी बना सकता है? नामुमकिन लगता है ना। उस टाइम दुनिया को भी यही लगा था, लेकिन रामचंद्र अग्रवाल ने सबको गलत साबित कर दिया। उन्होंने एक छोटे से फोटोकॉपी की दुकान से शुरुआत की और बना डाला एक ऐसा ब्रांड जो मिडिल क्लास की पहली पसंद बन गया। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बिखर गया, कंपनी डूब गई और खुद रामचंद्र जी को उन्हीं की कंपनी से ही निकाल दिया गया। लेकिन रुकिएगा, कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। आगे चलकर रामचंद्र अग्रवाल ने कुछ ऐसा किया जो कि हर किसी के लिए एक इंस्पिरेशन है। तो चलिए इधर उधर की बातें न करके सब कुछ हम डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों, विशाल मेगा मार्ट की स्टोरी जितनी विशाल है, उसकी शुरुआत उतनी ही छोटी और स्ट्रगल से भरी हुई थी। असल में बात है 1980s की। कोलकाता में एक लड़का रहता था, रामचंद्र अग्रवाल। बचपन में ही पोलियो होने की वजह से उसका एक पूरा पैर ही डैमेज हो गया, जिससे उसे बैसाखियों के सहारे चलना पड़ता था। ऐसे में लोग उसे देखकर कहते थे कि ये अब जिंदगी में क्या ही कर पाएगा, पोलियो ने इसे लाचार बना दिया है और इसका फ्यूचर तो पूरी तरह से बेकार है। लेकिन किसे पता था कि यही लड़का एक दिन रिटेल इंडस्ट्री में तहलका मचा देगा। अब रामचंद्र अग्रवाल एक मिडिल क्लास फैमिली से थे, जिनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। पैसों की तंगी, जिम्मेदारियां और लोगों की बातें सब कुछ उन्हें बहुत परेशान करती थी। इसीलिए पढ़ाई पूरा करते ही उन्होंने एक छोटा सा लोन लिया और एक फोटोकॉपी की दुकान खोल ली। दुकान चलाते हुए उन्होंने सीखा कि बिजनेस कैसे काम करता है, कस्टमर्स को हैंडल कैसे करना है और पैसों का हिसाब किताब किस तरह से मैनेज किया जाता है। अब दोस्तों, इस शॉप से उन्हें बिजनेस लेसन्स तो मिल रहे थे, लेकिन पैसे कुछ खास नहीं। इसीलिए परिवार का गुजारा अब भी मुश्किल हो रहा था। असल में दोस्तों, रामचंद्र को कुछ बड़ा करना था, कुछ ऐसा जो मिडिल क्लास लोगों की असली जरूरतों को पूरा कर सके। लेकिन समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर क्या काम किया जाए। इसी दौरान उन्होंने देखा कि लोग ब्रांडेड कपड़े खरीदना तो चाहते हैं, लेकिन दुकानों में रेट्स इतने ज्यादा होते हैं कि ज्यादातर लोग इसे अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं। बस यही से आइडिया आया और उन्होंने तय कर लिया कि वो अफोर्डेबल रेडीमेड गारमेंट्स बेचेंगे। और फिर करीब 1 साल तक प्लानिंग करने के बाद उन्होंने अपनी फोटोकॉपी की दुकान बंद कर दी और फिर से पैसे उधार लेकर 1986 में कोलकाता के लाल बाजार में कपड़े की एक छोटी सी दुकान खोली, जिसका नाम रखा गया विशाल गारमेंट्स। पोलियो के बावजूद हर सुबह 6 बजे दुकान खोलना और रात 11 बजे तक कस्टमर्स को पर्सनली हैंडल करना, यही उनकी डे टू डे रूटीन बन गई थी। और हाँ, भले उनकी दुकान बहुत ज्यादा फैंसी नहीं थी, लेकिन कस्टमर्स को यहाँ जो वैल्यू मिल रही थी वही उनको बार बार वापस लाने लगी। इस तरह धीरे धीरे वर्ड ऑफ माउथ से दुकान फेमस हो गई और कुछ ही महीनों में दुकान में इतनी भीड़ लगने लगी कि इसे अकेले संभालना भी मुश्किल हो गया। और तभी रामचंद्र जी ने कुछ सेल्समैन भी अपने दुकान पर रख लिए। अगले 15 साल तक उन्होंने इसी दुकान को ही पूरी लगन और मेहनत से चलाया और इस पीरियड में उन्होंने रिटेल क्लॉथिंग इंडस्ट्री की बारीकियों को समझा। साथ ही उन्होंने बदलते हुए टेस्ट और फैशन ट्रेंड्स को भी ऑब्जर्व किया, जिसके बाद उन्हें समझ आने लगा कि आखिर मिडिल क्लास इंडियन कस्टमर्स को चाहिए क्या। अब ऑब्वियस सी बात है कि इतना एक्सपीरियंस होने के बाद से उन्हें अपने दुकान से खूब प्रॉफिट तो होना ही था। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि जब एक दुकान से इतना कुछ हो सकता है तो क्यों ना इसे एक पूरे रिटेल चैन में बदल दूं, ताकि बाकी शहरों के लोग भी अफोर्डेबल कपड़े खरीद सके, वो भी बिना क्वालिटी कंप्रोमाइज किए। लेकिन साल 2001 में कुछ ऐसा हो गया कि उन्हें अपना ये आइडिया यही ड्रॉप करके विशाल गारमेंट्स तक को बंद करना पड़ गया, जिसके बाद वो अपनी फैमिली के साथ कोलकाता छोड़कर दिल्ली शिफ्ट हो गए। और दोस्तों, इस डिसीजन के पीछे का जो रीजन था वो था ट्रेड यूनियन का दबाव। एक्चुअली उस टाइम कोलकाता में ट्रेड यूनियंस का काफी दबदबा था। आप कुछ भी करिए, दुकान खोलिए, कंस्ट्रक्शन करवाइए या फिर सामान अनलोड करवाइए, हर जगह पॉलिटिकल ग्रुप्स या फिर लोकल यूनियन वाले बीच में ही टपक पड़ते थे और अपना कट मांगते थे। रामचंद्र जी के दुकान में भी लोकल ट्रेड यूनियंस ने दखल देना शुरू कर दिया था। काम में रुकावट, एम्प्लॉयज को भड़काना, बार बार सैलरी बढ़ाने की मांग करना, ये सब रामचंद्र जी के लिए बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब करने वाला था, क्योंकि अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स देने की वजह से उनका प्रॉफिट मार्जिन पहले से ही बहुत कम था। ऐसे में ये सब चीजें उन्हें काफी परेशान करने लगी। इसीलिए बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने अपनी दुकान बंद करके दिल्ली शिफ्ट करने का फैसला कर लिया। अब वैसे तो कोलकाता छोड़ना कोई आसान डिसीजन नहीं था, क्योंकि एक ऐसा शहर जहां उन्होंने बचपन से जवानी तक का सफर तय किया था, उसे छोड़ना उनके लिए इमोशनल भी था और रिस्की भी। लेकिन एक बात वो अच्छी तरह से जानते थे कि रिस्क के बिना ग्रोथ नहीं होती।
इसीलिए डेली उनके लिए एक नई उम्मीद लेकर आया, जहां ज्यादा एक्सपोजर, बड़ा मार्केट और वो फ्रीडम थी जो कि कोलकाता में अब नहीं बची थी। रामचंद्र जी ने दिल्ली में अपनी नई जर्नी की शुरुआत की और विशाल रिटेल लिमिटेड की नींव रखी। उनका विजन था कि वो इस रिटेल स्टोर के जरिए मिडिल क्लास को ब्रांडेड जैसा एक्सपीरियंस दे, लेकिन प्राइस हो होलसेल के जैसा। इसीलिए उन्होंने एक ऐसा सेटअप बनाया जहां कपड़े, ग्रोसरी, किचन आइटम्स, होम डेकोर और बेसिक जरूरत का हर सामान एक ही छत के नीचे अवेलेबल था। इसे कस्टमर्स ने भी खूब पसंद किया और धीरे धीरे उनका ये धंधा भी चल पड़ा, जिसके बाद से विशाल रिटेल ने एग्रेसिव एक्सपेंशन स्टार्ट कर दिया। उनका फॉर्मेट बिल्कुल सिंपल था, बड़ा शोरूम, ढेर सारा सामान और सबसे सस्ता दाम। एसी वाला शोरूम, शॉपिंग बास्केट, बिलिंग काउंटर और यूनिफॉर्म पहने हुए स्टाफ, ये सब छोटे शहरों में बिल्कुल नया था। इसीलिए जल्द ही विशाल रिटेल का हाइप क्रिएट होने लगा। कंपनी हर महीने ही नए नए स्टोर्स खोलती गई, जिसके चलते विशाल रिटेल इंडिया के दूर दराज इलाकों में भी अपनी प्रेजेंस बनाने लगा। मीडिया में उन्हें देसी वॉलमार्ट ऑफ इंडिया कहा जाने लगा और 2006 आते आते विशाल रिटेल एक ऐसा नाम बन गया जिसमें हर कोई इन्वेस्ट करना चाहता था। फिर आया 4 जुलाई 2007, जब विशाल रिटेल ने अपना आईपीओ लॉन्च किया। रिटेल इन्वेस्टर्स ने इसे हाथों हाथ लिया और इसका शेयर पहले ही दिन अपने इशू प्राइस से करीब 75% ऊपर लिस्ट हुआ। सबको विशाल रिटेल में इंडिया का नेक्स्ट बिग ब्रांड दिख रहा था। उस टाइम कंपनी के पास 50 से ज्यादा स्टोर्स थे और मार्च 2007 तक उसका टोटल रेवेन्यू 6 बिलियन रुपीस यानी करीब 6000 करोड़ रुपए को भी क्रॉस कर चुका था। अपने आईपीओ से विशाल रिटेल ने करोड़ों का कैपिटल रेज किया और इसके बाद से तो मानो एक्सपेंशन का एक दौर ही शुरू हो गया। दिल्ली से लेकर गुवाहाटी तक और भोपाल से लेकर भुवनेश्वर तक हर जगह ही विशाल रिटेल नजर आने लगा। लेकिन दोस्तों, यहीं से शुरुआत हुई उस गलती की जो आगे चलकर कंपनी को बहुत भारी पड़ी। असल में दोस्तों, इसका एक्सपेंशन तो बहुत फास्ट हो रहा था, लेकिन उसके पीछे का सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं था। कंपनी नए नए स्टोर्स खोलने में इतना ज्यादा इन्वेस्ट कर दे रही थी कि बैकएंड सिस्टम्स जैसे कि लॉजिस्टिक और इन्वेंट्री उतनी स्पीड से रेडी नहीं हो पा रहे थे। हालांकि उस टाइम विशाल रिटेल का एम्पायर बहुत तेजी से ऊपर जा रहा था। क्रेडिट पर माल उठाए जा रहे थे, ईएमआई पर बिल्डिंग्स खरीदी जा रही थी और लोन पर लोन लिए जा रहे थे, इस भरोसे पर कि कल की सेल सब कुछ संभाल लेगी। लेकिन दोस्तों, बिजनेस सिर्फ ग्रोथ के भरोसे नहीं चलता, इसके लिए मजबूत फाउंडेशन भी होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में किसी भी टाइम कोई ऐसी अनहोनी हो सकती है जो कि आपकी ग्रोथ को पूरी तरह से रोक देगी। और 2008 में जिसका डर था, ऐसा ही हुआ। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसकी वजह से विशाल रिटेल जैसी कमजोर नींव वाली सभी कंपनीज को बड़ा झटका लगा। स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई, बैंक्स ने लोन देना बंद कर दिया और जो कंपनीज उधारी की रफ्तार पर दौड़ रही थी, उनकी गाड़ी पटरी से उतरने लगी। और दोस्तों, आपको पता ही है कि विशाल रिटेल भी उन्हीं कंपनीज में से ही एक थी। स्टॉक मार्केट क्रैश की वजह से विशाल रिटेल को 750 करोड़ रुपए का लॉस हुआ और इसने पिछले 2 सालों में इतनी तेजी से एक्सपेंशन किया था कि कंपनी के पास कैश कम और खर्चा ज्यादा हो गया। बैंक बार बार ईएमआई भरने का रिमाइंडर्स भेजने लगे थे, सप्लायर्स पेमेंट की मांग कर रहे थे और कस्टमर्स भी काफी कम हो गए थे, क्योंकि रिसेशन के डर से लोग जरूरी चीजों के अलावा कुछ भी खरीदना अवॉइड करने लगे थे। हालात ये हो गई थी कि विशाल रिटेल के कुछ स्टोर्स में तो इलेक्ट्रिसिटी बिल तक नहीं भरे जा सके और कई जगह पर तो किराया पेंडिंग में था, जिसके चलते दुकान मालिकों ने स्टोर्स बंद करवा दिए। रामचंद्र अग्रवाल जी ने बहुत कोशिश की कि सिचुएशंस को कंट्रोल में रखें। उन्होंने कॉस्ट कटिंग शुरू की, कुछ स्टोर्स भी बंद कर दिए और नए लोन लेने के लिए बैंक से अप्रोच किया। लेकिन अब मार्केट में कोई किसी पर भरोसा ही नहीं कर रहा था। ये वही विशाल रिटेल था जो 1 साल पहले तक इन्वेस्टर्स के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी था, लेकिन आज ये खुद सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहा था। रामचंद्र अग्रवाल हर तरफ से घिर चुके थे। विशाल रिटेल की भी हालत इतनी खराब हो गई थी कि स्टाफ तक को सैलरी देने के पैसे नहीं बचे थे और इस तरह से 2010 आते आते विशाल रिटेल ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। रामचंद्र अग्रवाल जी इमोशनल, फाइनेंशियल और लीगल हर तरह के प्रेशर में दबने लगे थे। और दोस्तों, इन सब से बाहर निकलने के लिए उनके पास में 2 चॉइसेस थी, या तो वो कंपनी को बैंकरप्ट घोषित कर दे या फिर किसी बड़े इन्वेस्टर्स को ढूंढकर कंपनी बेच दे। आखिरकार उन्होंने दूसरा ऑप्शन चुना और एक ऐसे इन्वेस्टर की तलाश करनी शुरू कर दी जो कि विशाल रिटेल को खरीद सके। तब इस स्टोरी में एंट्री हुई 2 बड़े नामों की, टीपीजी कैपिटल और श्रीराम ग्रुप की।
टीपीजी एक अमेरिकन प्राइवेट इक्विटी फर्म थी और श्रीराम ग्रुप साउथ इंडिया का एक बड़ा बिजनेस हाउस जो कि एनबीएफसीज और ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के लिए जाना जाता है। इन दोनों ने मिलकर विशाल रिटेल के एसेट्स को खरीदने का फैसला किया, जिसके बाद रामचंद्र जी ने कभी 11,000 करोड़ रुपए की वैल्यू वाली अपनी इस कंपनी को 2011 के टाइम सिर्फ 70 करोड़ रुपए में बेच दिया। ये सब रामचंद्र अग्रवाल जी के लिए दिल तोड़ देने वाला था, लेकिन फिर भी वो खुश थे कि कम से कम सालों की मेहनत से खड़ी की गई ये कंपनी बैंकरप्सी से तो बच गई और अब वो नई स्ट्रेटेजीज के दम पर वापस से इसको प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। एक्चुअली शुरुआत में कंपनी को खरीदने के बाद टीपीजी और श्रीराम ग्रुप ने ट्रांजिशन फेज के लिए राम जी को गाइडेंस और कंसल्टेशन के लिए रखा था, क्योंकि वो ब्रांड के मेन फेस थे और सिस्टम को अच्छी तरह से समझते थे। लेकिन जैसे ही नए मैनेजमेंट को कंट्रोल मिल गया, उन्होंने साफ कह दिया कि अब स्ट्रैटेजी, डिसीजन मेकिंग और ऑपरेशन सभी हमारे कंट्रोल में ही होंगे और इस तरह राम जी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इसके बाद विशाल रिटेल का नाम बदलकर कर दिया गया विशाल मेगा मार्ट प्राइवेट लिमिटेड। और दोस्तों, सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि इस बार कंपनी एकदम अलग सोच के साथ में ऑपरेट करने वाली थी। रामचंद्र जी का विशाल रिटेल एग्रेसिव एक्सपेंशन पर चल रहा था, लेकिन इस नए विशाल मेगा मार्ट ने स्लो और स्टेडी ग्रोथ को चुना। इसीलिए मैनेजमेंट ने सबसे पहले कॉस्ट कटिंग करना शुरू किया। बड़ी बड़ी सिटीज के स्टोर्स बंद कर दिए गए, ऐसे मॉल छोड़ दिए गए जहां रेंट ज्यादा थे, साथ ही स्टाफ को भी काफी कम कर दिया गया था। फोकस सिर्फ एक चीज पर था, वैल्यू फॉर मनी, और टारगेटेड ऑडियंस भी वही थी, छोटे शहरों का मिडिल क्लास कस्टमर। कंपनी ने अपनी सप्लाई चेन को भी आसान बनाने की कोशिश की, क्योंकि पहले जो सामान दिल्ली से पूरे देश में भेजा जाता था, अब उसे रीजनल वेयर हाउसेज में डिस्ट्रीब्यूट किया जाने लगा, जिससे कि लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत कम हो गया। कंपनी ने अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को भी काफी टाइट कर लिया, क्योंकि अब विशाल मेगा मार्ट में सिर्फ वही चीजें ही बिक रही थी जो कि हाई डिमांड पर हो, जैसे कि कपड़े, अंडरगारमेंट्स, बेडशीट्स, किचन आइटम्स और बेसिक ग्रोसरीज। और दोस्तों, अपने इस स्मार्ट स्ट्रैटेजी से विशाल मेगा मार्ट धीरे धीरे कस्टमर्स का ट्रस्ट वापस जीतने लगा। और फिर इसी पॉजिटिव ग्रोथ को ही देखते हुए साल 2018 में विशाल मेगा मार्ट को केदारा कैपिटल और पार्टनर्स ग्रुप ने 350 मिलियन यूएस डॉलर्स यानी करीब 5,000 करोड़ रुपए में एक्वायर कर लिया। विशाल मेगा मार्ट के नए इन्वेस्टर्स ने टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया, लो कॉस्ट स्टोर्स पर फोकस किया, फैंसी मॉल्स की बजाय ऐसे स्टोर्स बनाए गए जहां भले ही एसी ना हो, लेकिन चीजें सस्ती और लोगों की जरूरत वाली मिलती हो। स्टोर्स में घुसते ही कस्टमर्स की नजर 99 की टी शर्ट, 129 की लेगिंग्स, 199 के टॉवेल्स और 399 के कुर्ता सेट पर जाती थी, जिससे कोई भी स्टोर से खाली हाथ वापस नहीं लौटता था। इसी दौरान विशाल मेगा मार्ट ने एक ऐसा दांव भी खेला जिसने पूरे गेम को ही बदल दिया। उन्होंने तय किया कि अब वो सिर्फ दूसरों के ही प्रोडक्ट्स नहीं बेचेंगे, बल्कि अपने खुद के भी बनाएंगे। और यहीं से शुरुआत हुई उनके प्राइवेट लेबल्स की। इनर वियर कैटेगरी में आया विशाल एसेंशियल्स, वुमेन वियर में वी फिट और किचन आइटम्स में होम नीड्स। ये सब विशाल के खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट्स थे। इस कदम से विशाल मेगा मार्ट की कमाई पर सीधा असर पड़ा, क्योंकि अब बीच में थर्ड पार्टी ब्रांड का रोल कम हो गया था, जिससे प्रॉफिट मार्जिन सीधा कंपनी के जेब में आने लगा। साथ ही कस्टमर्स को ब्रांडेड फील वाला सामान सस्ते में मिल रहा था, जिससे कि इसकी लॉयल्टी भी बढ़ने लगी। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। 2020 में जब कोविड आया और पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया, तो फिर विशाल मेगा मार्ट के स्टोर्स भी महीनों बंद रहे। स्टोर बंद, कस्टमर गायब और सप्लाई चेन भी पूरी तरह से टूट गई थी। लेकिन इस बार कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग कैपिटल, बेटर टेक और एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट था। कंपनी ने क्विकली सोचा कि अब कस्टमर स्टोर्स तक नहीं आ सकता, तो क्यों ना हम उनके ही घर चले। इसीलिए उन्होंने खुद को ऑनलाइन कर लिया। टियर 2 और टियर 3 सिटीज में लोकल डिलीवरी पार्टनर से पार्टनरशिप की और विशाल मेगा मार्ट वाले भरोसेमंद दामों पर सामान दरवाजे तक पहुंचाने लगे। इस तरह विशाल मेगा मार्ट ने न सिर्फ खुद को संभाला, बल्कि लॉकडाउन जैसे मुश्किल वक्त में भी अपने कस्टमर से कनेक्शन बनाए रखा। लेकिन दोस्तों, सवाल तो ये है कि डी मार्ट और रिलायंस जैसे बड़े बड़े खिलाड़ियों के बीच विशाल मेगा मार्ट आखिर टिक कैसे पाया। असल में विशाल ने कभी भी इन जायंट से सीधे टक्कर ही नहीं लिया। उसने उन्हीं शहरों यानी टियर 2 और 3 सिटीज में अपना एक्सपेंशन किया जहां डी मार्ट और रिलायंस जैसे बड़े जायंट्स नहीं होते थे। इसके अलावा रिलायंस और डी मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स और ग्रोसरी जैसे आइटम पर ज्यादा फोकस करते थे, वहीं विशाल मेगा मार्ट ने फैशन और लाइफस्टाइल में इन्वेस्ट कर रखा था। हालांकि इनके पास ग्रोसरीज भी मिल जाएंगी, लेकिन बस इतनी कि कोई बेसिक जरूरत के लिए दुकान से खाली हाथ ना लौटे।
और दोस्तों इन्हीं सभी स्ट्रेटेजीज का ही असर था कि जब 2024 के एंड में विशाल मेगा मार्ट ने अपना IPO लॉन्च किया था, तब यह 27 से 28x तक ओवर सब्सक्राइब्ड हुई थी और इन्वेस्टर्स ने भी इससे खूब पैसा कमाया। आज की अगर बात करें तो 300 से भी ज्यादा शहरों में विशाल मेगा मार्ट के 600 से ज्यादा स्टोर्स हैं और इसका वैल्यूएशन भी 5000 करोड़ रुपए को पार कर चुका है। पर दोस्तों सवाल ये है कि विशाल मेगा मार्ट के जो फाउंडर थे रामचंद्र जी अग्रवाल, उनका क्या हुआ? आपको बता दें, रामचंद्र जी एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस रन कर रहे हैं जिसका नाम है V2 रिटेल लिमिटेड। विशाल रिटेल से अलग होने के बाद भी रामचंद्र अग्रवाल का हौसला नहीं टूटा। उन्होंने ठान लिया था कि जो गलती पहले हो चुकी है उसे दोबारा नहीं दोहराएंगे। इसीलिए बचे हुए पैसों और 10 करोड़ रुपए के लोन से उन्होंने V2 रिटेल की शुरुआत की। नाम में V उन्होंने जानबूझकर रखा ताकि लोगों को विशाल की याद आए, मतलब वही सस्ती और अच्छी क्वालिटी वाली शॉपिंग का भरोसा। V2 रिटेल की पहली दुकान साल 2012 में जमशेदपुर में खोली गई और उन्होंने इस बार सब कुछ बहुत अच्छी तरह से सोच समझकर किया, कोई भी जल्दीबाजी वाला एक्सपेंशन नहीं। रामचंद्र जी ने हर नए स्टोर से पहले प्रॉपर मार्केट रिसर्च की और शुरू से ही सप्लाई चेन को मजबूत बनाए रखा, जिसका नतीजा ये रहा कि 2013 तक कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ रुपए को भी पार कर गया और 2014 में ये आंकड़ा बढ़कर 225 करोड़ रुपए से भी ऊपर पहुंच गया था। रामचंद्र अग्रवाल ने अपना पूरा ध्यान छोटे शहरों और कस्बों पर लगाया, जैसे कि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में जहां ऑर्गेनाइज्ड रिटेल का अभी भी बहुत स्कोप था। धीरे धीरे 2024 तक V2 रिटेल के देश भर में 150 से भी ज्यादा स्टोर्स हो चुके हैं और आज रामचंद्र अग्रवाल 5600 करोड़ रुपए का रिटेल साम्राज्य चला रहे हैं और ये साम्राज्य हर बीतते साल के साथ में बड़ा ही होते जा रहा है। वैसे अगर आपको जानना है कि किस तरह रामचंद्र अग्रवाल जैसे ही एक गरीब लड़के ने दुनिया की सबसे बड़ी EV ब्रांड BYD खड़ी कर दी, तो फिर आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को देखना ना भूलिएगा।